तो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम लोग जो है इक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने प्रीवियस चैप्टर में वेटलैंड्स के बारे में, लेक इकोलॉजी के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एस्ट्रीज इकोसिस्टम। देखो, ये जो एस्ट्रीज हैं वो क्या है? वो एक यूनिक और एक डायनामिक इन्वायरमेंट है जहाँ फ्रेश वाटर, याद रखना, फ्रेश वाटर, फॉर एग्जांपल अगर रिवर है या फिर स्ट्रीम्स है, वो मिक्स होते हैं या मिलते हैं कहीं से, कहाँ, सॉल्ट वाटर या ओशन से। जैसे ये फ्रेश वाटर रिवर है, ठीक है, ये जाके जहाँ ओशन से मिल रहा है कि नहीं, ये ओशन है, ये ओशन है, इससे मिल रहा है जाके ये रिवर, ये फ्रेश वाटर, कोई भी फ्रेश वाटर बॉडी, स्ट्रीम है कोई या फिर रिवर है जहाँ वो फ्रेश वाटर से मिलती है। तो ये जो सराउंडिंग, ये इकोसिस्टम जो बन रहा है यहाँ पे, ये दोनों फ्रेश वाटर और जो सॉल्ट वाटर, दोनों का जो मिक्सचर हो गया और यहाँ जो इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है ना, उसको एस्ट्रीज इकोसिस्टम बोलते हैं। कोई ऑस्ट्रीज बोलता है, कोई एस्ट्रीज बोलता है। ठीक है, ये इकोसिस्टम जो है ना, ये अमॉन्ग द मोस्ट प्रोडक्टिव इन द वर्ल्ड, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है प्रोडक्शन, क्योंकि दो टाइप ऑफ, जैसे वो इकोटोन हमने कंसेप्ट पढ़ा था ना, ट्रांजिशनल फेज बिटवीन द टू इकोसिस्टम ऑन लैंड, टेरेस्ट्रियल लैंड पे, वैसे ही जो इक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम जो सपोर्ट करता है। यहाँ वेराइटीज़ ऑफ प्लांट और एनिमल्स होते हैं। देखो यहाँ ना फ्रेश वाटर प्लांट्स और एनिमल्स भी मिलेंगे और साल्ट वाटर भी मिलेंगे, तो दोनों का जो है इन्फ्लक्स होगा यहाँ पे। ठीक है, समझे? एस्ट्रीज जो है ना वो सर्व करती हैं एज ए क्रिटिकल हैबिटेट, जो क्या है, नर्सरी ग्राउंड और फीडिंग एरिया वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, अलग अलग टाइप के। बिलो इज अ ब्रेक डाउन की फीचर्स एंड द कंपोनेंट ऑफ एस्ट्रीज। तो हम लोग एस्ट्रीज इकोसिस्टम ये है। ठीक है, फ्रेश वाटर, और जहाँ ये देखो ये रिवर जैसे यहाँ जाके मिल रहा है, ठीक है, सॉल्ट, ये फ्रेश वाटर है, यहाँ साल्ट वाटर है। ओके, इसको कहते हैं एस्ट्रीज। ठीक है, जिससे ज़्यादातर रिवर्स मिलते हैं। ठीक है, एस्ट्रीज देखो यूनिक इन्वायरमेंट है, इसके डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो इसे एक वाइटल इकोसिस्टम बनाता है। वो क्या है? देखो, मिक्सिंग ऑफ फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर, साफ दे और नमकीन पानी, और जो फ्रेश वाटर है साफ पानी बिना जो कम नमक के। तो ब्रैकिश वाटर एस्ट्रीज जो है वो डिफाइन की जाती हैं बाई ब्रैकिश वाटर, मतलब कि जो ब्रैकिश वाटर किससे बनता है? मिक्सिंग से। किससे? दोनों के मिलने से, फ्रेश वाटर रिवर का और स्ट्रीम्स का विद सॉल्ट वाटर जो है ओशन का, इन दोनों के मिलने से जो वाटर बनता है उसको कहते हैं ब्रैकिश वाटर। क्या? ब्रैकिश वाटर। ओके, ठीक है। अब वेरिएबल सैलिनिटी, मतलब जो सैलिनिटी लेवल होता है, जो मतलब खारा जैसे होता है ना ओशन का वाटर, जो सॉल्ट कंटेंट होता है ना, वो फ्लक्चुएट करता रहता है बेस्ड ऑन टाइड्स। अब जैसी लहरें आएंगी पानी की, जो है रिवर की तरफ, ओशन की, या फिर रेनफॉल कैसी है, या पानी में कितना वाटर है, या कितना नज़दीक है वो ओशन के, तो साल्ट उस हिसाब से जो है फ्लक्चुएट करता रहता है। ठीक है, अगर जो है टाइड्स जो है फ्रीक्वेंट हैं तो साल्ट की कंटेंट ज़्यादा होगा एस्ट्रीज में, अगर पानी ज़्यादा है रिवर का तो साल्ट कंटेंट कम होगा। तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, टाइडल इन्फ्लुएंस भी है। देखो, टाइड्स जो है ना वो शेप करती हैं इन्वायरमेंट को। एस्ट्रीज के जो राइज और फॉल ऑफ जो टाइड्स होता है, वो न्यूट्रिशंस ब्रिंग इन न्यूट्रिशंस एंड अफेक्ट द सैलिनिटी। इससे एक डायनेमिक कंडीशंस बनती है यहाँ पे। इंटरटाइडल जोन एरिया जो एक्सपोज्ड है लो टाइड को, ड्यूरिंग लो टाइड, और सबमर्ज हो जाती हैं हाई टाइड की तरफ, वो सपोर्ट करती हैं कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बहुत सारे टर्टल्स होते हैं, टोर्टोइज, जो फ्रेश वाटर और एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर दोनों में सर्वाइव कर सकती हैं। बहुत से क्रोकोडाइल्स ऐसे होते हैं, बहुत सी फिश ऐसी होती हैं। ठीक है, तो वो इस इकोसिस्टम को एक डाइवर्स इकोसिस्टम बनाता है। यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत रीच होती है। फिर न्यूट्रेंट रिच इन्वायरमेंट, देखो हाई प्रोडक्टिविटी कैसे? न्यूट्रेंट इनपुट जो है फ्रॉम रिवर्स, अब रिवर से न्यूट्रेंट जाएगा कुछ, और टाइडल करंट क्रिएट करेगा, आइडियल कंडीशन फॉर प्लांट्स एंड एल्गे ग्रोथ। ठीक है ना, अब दोनों इन्वायरमेंट मिल रहे हैं ना, तो दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे। सेडिमेंट डिपोजिशन, अब रिवर्स बहुत सारा सेडिमेंट भी तो अपने साथ लाएगा, फाइन सेडिमेंट्स जो कैरी करेगा रिवर, वो सेटल हो जाएगा इस ओस्ट्रीज पे आगे, क्योंकि यहाँ ग्रेडियंट कम हो जाता है, और फर्दर जो है इनरिच करता है यहाँ की सॉइल और वाटर को, है क्या नहीं? मोस्ट फर्टाइल लैंड आपने देखी है रिवर्स के अराउंड होती है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हो हॉटस्पॉट के डाइवर्स हैबिटेट, इंक्लूडिंग जो साल्ट मार्शेस है, मड फ्लैट है, मैंग्रूव्स है, सी ग्रास जो बेड्स हैं, या फिर टाइडल कैनाल्स चैनल्स हैं। तो डाइवर्स हैबिटेट है ना यहाँ पे। कहीं मैंग्रूव्स हैं, कहीं कुछ है, मैंने बताया ना, कहीं सॉल्ट वाटर के ऑर्गेनिजम्स हैं, कहीं साल्ट टॉलरेंट है, तो कभी कहीं जो है फ्रेश वाटर है। तो वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज, देखिए एस्ट्रीज में फिशेज होती हैं, बर्ड्स, इनवर्टिब्रेट्स, प्लांट्स अडाप्ट करते हैं और फ्लक्चुएट कंडीशंस के साथ अडाप्ट करके वैसे रहते हैं। ओके, डायनेमिक एंड फ्लक्चुएटिंग कंडीशंस, देखो सैलिनिटी जो है वो वेरीज करती है डेली और सीजनली, टाइड्स के साथ और फ्रेश वाटर
इनपुट के साथ। टेम्परेचर जो है चेंज होता है रैपिडली ड्यू टू शैलो वाटर या टाइडल मूवमेंट के साथ, जैसे जैसे लहरें चल रही हैं, जैसा जैसा एक तो पानी शैलो है तो टेम्परेचर जो है वेरिएबल होगा, ठीक है, जल्दी चेंज होने वाला होगा। अच्छा, ऑक्सीजन लेवल देखो फ्लैक्चुएट करता है ड्यू टू टेम्परेचर, प्लांट रेस्पायरेशन डिकम्पोजिशन प्रोसेस से। तो ये बड़ा ही एक डाइवर्स काइंड का हाई इकोलॉजी और इकोनॉमिक वैल्यूज़। देखो मेजर पोर्ट्स जो है ना वो इन एस्ट्रीज में जो है वर्ल्ड के मेजर पोर्ट्स, चाहे आप नर्मदा में ले लो, गुजरात में नर्मदा तापी ले लो, या फिर आपको हुगली बेसन ले लो, ठीक है, और भी कहीं दुनिया के जो है मिसिसिपी रिवर ले लो, मिसिसिपी रिवर। तो इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड करता है फूड, वाटर इन्फिल्ट्रेशन, कार्बन स्टोरेज, फिशरी, बहुत सारी कमर्शियली इंपॉर्टेंट जो फिश और शेल फिश स्पीशीज़ है वो डिपेंड करती है इन ऑस्ट्रीज पे। टूरिज्म एंड रिक्रिएशन अट्रैक्ट करती हैं एक्टिविटीज़, जैसे बर्ड वाचिंग, यहाँ पे लोग फिशिंग करते हैं, अच्छा कायाकिंग, तो डाइवर्स काइंड ऑफ टूरिज्म एक्टिविटीज़ भी यहाँ परफॉर्म होती है। लेकिन ये एरिया फ्रेजाइल और थ्रेटेंड भी है, सेंसिटिव है चेंज के लिए। एस्ट्रीज जो है ना वो वर्नरेबल है पोल्यूशन से, क्लाइमेट चेंज, इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ बहुत एक्सेसिव फिशिंग हो रही है जिसको ओवर फिशिंग कहते हैं हमें। क्रिटिकल कंजर्वेशन नीडेड, प्रोटेक्शन जो इन प्रोटेक्टिंग एस्ट्रीज जो है ना ये एसेंशियल है बायोडाइवर्सिटी के लिए, हेल्थ के लिए, एक कोस्टल इकोसिस्टम की, ठीक है। तो ये सारी है, ठीक है। इंडिया में भी देखो ना, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया के पास भी एक रिच और जो है डाइवर्स एरा ऑफ एस्ट्रीज है, इकोसिस्टम है, क्योंकि ड्यू टू इट्स एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन। हमारा कोस्ट लाइन कितना बड़ा इंडियन पेनिनसुला का, आप ईस्ट में देखो, वेस्ट में देखो, ठीक है। जो लार्ज रिवर सिस्टम है या वेरिड क्लाइमेट कंडीशन है, एस्ट्रीज जो इंडिया में वो क्रिटिकल है बायोडाइवर्सिटी के लिए, फिशरी के लिए, लोकल लिवलीहुड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर एस्ट्री इंडिया में देखो सुंदरबन एस्ट्री है वेस्ट बंगाल की, जो फॉर्म की गई है गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना रिवर्स के द्वारा, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट और यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यहाँ पे। होम है यहाँ पे बंगाल टाइगर्स का, सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल है यहाँ पे, जो नमकीन खारे पानी में रहने वाले क्रोकोडाइल्स हैं, ठीक है। फिर जो है वेरियस फिश स्पीशीज़ है, प्रोवाइड करता है क्रिटिकल इकोसिस्टम सर्विसेज सच एज जो स्टॉर्म प्रोटेक्शन है, कार्बन स्क्विस्ट्रेशन का है। हुगली जो ही हुगली माल्टा जो है एस्ट्री है वेस्ट बंगाल की एक, ठीक है, पार्ट ऑफ जो सुंदरबन डेल्टा है, इंपॉर्टेंट फॉर फिशरीज एंड पोर्ट सिस्टम, जैसे कोलकाता पोर्ट है। महानंदी एस्ट्री है जो एस्ट्रीज है उड़ीसा की, ये लोकेटेड है महानंदी रिवर में जो मीट करती है बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पे मैंग्रूव्स हैं, फिशरी है, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ये भी फेस कर रहे हैं थ्रेटन पोल्यूशन और हैबिटेट लॉस से, ठीक है। फिर कृष्णा गोदावरी है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे भी मैंग्रूव वेटलैंड सपोर्ट करता है डाइवर्स वाइल्ड लाइफ, एक्वाकल्चर, फिशरी, अच्छा इंपॉर्टेंट यहाँ पे श्रिम्प फार्मिंग होती है और लोकल लिवलीहुड जिस पे सपोर्ट करता है। फिर कावेरी है, ठीक है, तमिलनाडु में, ओके। फिर नर्मदा एंड तापी गुजरात में, फिर मंदोवी और जोरी है वेस्ट्रिको गोवा में, ठीक है। इस तरीके से मल्टीपल है, भीतरकनिका उड़ीसा में। तो ये सारी हैं डाइवर्स काइंड ऑफ, यहाँ नेशनल पार्क भी है, रिनाउंड मैंग्रोव, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, अच्छा माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं यहाँ, ठीक है। तो इंडियन इकोसिस्टम जो इंडिया का जो यूस्ट्राइन इकोसिस्टम है, जो एस्ट्री इकोसिस्टम है, वो भी फेस कर रहा है बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत इसमें नेचुरल चैलेंजेस भी हैं और एंथ्रोपोजेनिक भी है, जो इसके इकोसिस्टम को डिवास्टेट कर रहा है बहुत मेजरली, जिसको थ्रेटन कर रहा है इसकी हेल्थ को, बायोडाइवर्सिटी को, इसकी सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है क्रिटिकल इकोसिस्टम को। पोल्यूशन एक मेजर कास है जो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज से, देखो जो अनट्रीटेड जो एफ्लुएंट है इंडस्ट्री का, वो इन एस्ट्रीज के नज़दीक वो कंटामिनेट गंदा कर रहा है यहाँ के पानी को, ठीक है। हैवी मेटल है उसमें, केमिकल्स और टॉक्सिन्स की वजह से। एग्रीकल्चर का जो रन ऑफ फर्टिलाइजर्स और जो पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं वो आखिर जो है बारिशों की वजह से जो है वो इन एस्ट्रीज में आता है, और यहाँ जो है यूट्रिफिकेशन हो रहा है, मैंने आपको बताया था, एक्सेसिव न्यूट्रिशन जो है पानी में आ रहे हैं जिसकी वजह से एल्गे ब्लूम हो रहा है, ठीक है। फिर जो है अर्बन सीवेज है, जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है वो भी रिजल्ट कर रही है। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली जो है ट्रीटेड जो सीवेज है इन एस्ट्रीज में। प्लास्टिक का पोल्यूशन जो एक्यूमुलेट हो रहा है, प्लास्टिक वेस्ट, और जो हार्म कर रहा है एक्वेटिक लाइफ को, डिग्रेड कर रहा है एस्ट्रीज की जो हैबिटेट है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वैसे ही जो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, मैंग्रोव को जो है लोग लार्ज नंबर में काट रहे हैं, जो डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है मैंग्रोव्स का, लोग जो है मैंग्रोव्स काट के वहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वहाँ पे फिशरी कर रहे हैं या फिर अर्बन एक्सपेंशन कर रहे हैं, इससे भी वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को ख़तरा है। सॉइल इरोजन हो रहा है,
रिक्लेमिनेशन ऑफ आइलैंड, देखो एस्ट्रीज एरिया जो है ना वो रिक्लेम किए जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए और डेवलपमेंट के लिए, जो रिड्यूस कर रहा है उनके हैबिटेट। वेटलैंड लॉस हो रहा है, इंक्रोचमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से जो है वाइटल एस्ट्रीज वेटलैंड जो है वो ख़त्म हो जा रही है पूरी देश से। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, देखो ओवर फिशिंग, ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा भी, और प्लस जो है जितना वो सस्टेन नहीं कर सकता इन्वायरमेंट इकोसिस्टम, उससे ज़्यादा फिशरी हो रही है। वो डिप्लीट कर रहा है फिशरी और शेलफिश की पॉपुलेशन को, उसकी बायोडाइवर्सिटी और लोकल लिवलीहुड को, समझे। सेडिमेंटेशन देखो, अल्टर रिवर देखो, अब रिवर जो है अपने साथ इतने सेडिमेंट्स लाता है ना, डैम्स और वाटर के डाइवर्जन से फॉर इरिगेशन, और इससे क्या होगा, सेडिमेंट्स जो है रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन फ्लो जो आना चाहिए ओस्ट्रीज में वो ख़त्म हो रहा है। एक्सेसिव सेडिमेंटेशन भी होता है, डिफोरेस्टेशन और लैंड यूज़ के जो चेंजेस होते हैं ना ऊपर की स्ट्रीम में, जो रिवर के अपस्ट्रीम में, इससे क्या है, इंक्रीज हो जाता है सेडिमेंट लो। ये ऑस्ट्रीज की जो हैबिटेट और वाटर क्वालिटी को भी खतरे में करता है। बहुत सारी इन्वेजिव स्पीशीज़ है जो नॉन नेटिव है, जो यहाँ की नहीं है, वो इंट्रोड्यूस जब की जाती है आप स्ट्रीम्स में या कहीं जगह, जो वो यहाँ के जो बाकी जो यहाँ की स्पीशीज़ है उनको, उनके लिए ख़तरा है। बहुत सारे लिविंग एनिमल के लिए पॉइजनस प्लांट्स उग जाते हैं, वो भी खतरा है। तो नेटिव जो जो यहाँ की स्पीशीज़ है उसको रिप्लेस कर देता है ये इन्वेजिव स्पीशीज़, और एंडेमिक स्पीशीज़ जो है जो कहीं पे नहीं होती, सिर्फ यहीं पे होगी किसी ऑस्ट्रीज में, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इससे इससे जो डाइवर्सिटी है वो तो कम हो रही है ना, लाइफ तो थ्रेटन हो रही है ना। तो ये कुछ इश्यूज़ है, क्लाइमेट चेंज एक इशू है, जब सी लेवल राइज हो रहा है, ठीक है, तो ये जो लो लाइंग एस्ट्रीज है वो भी जो क्या हो रही है, वो ख़त्म हो जा रही है ना, वो सबमर्ज हो जा रही है ओशंस में। बायोडाइवर्सिटी लॉस हमने पढ़ा, बहुत सारी की स्टोन स्पीशीज़ जो होती है, स्पीशीज़ जैसे मैंग्रोव है, ओएस्टर्स है, एस्ट्रीज के फिशेज़ है, वो अंडर प्रेशर है क्योंकि उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। इंडेंजरिंग स्पीशीज़ बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक प्रेशर्स भी हैं। जब पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो लैंड की, फूड की, वाटर की डिमांड इंक्रीज होती है कोस्टल रीजन्स में, और ये स्ट्रेस जो है एट द एंड जो एस्ट्रीज के रिसोर्सेज उन पे पड़ता है कि नहीं। तो ये मल्टीपल कारण हैं जो एस्ट्रीज की लाइफस्टाइल को जो है डैमेज कर रहा है, ठीक है। तो ये एक एस्ट्रीज इकोसिस्टम का हमने एक ओवरव्यू लिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट चलेंगे फिर मैंग्रोव्स के ऊपर। देखो मैंग्रोव्स का जो कोस्टल इकोसिस्टम है ना, वो एक साल्ट टॉलरेंट प्लांट है, ठीक है, और श्रब्स है जो थ्राइव करता है एक इंटरटाइडल जोन में, मतलब जहाँ तक टाइड्स पहुँच रही हैं लैंड पे भी है और ये ओशन की टाइड पानी पे। ये देखो ना, ये मैंग्रोव्स, ये देखो इनकी जड़ें देख रहे हो आप, ये जड़ें देख रहे हो इनकी आप, ये जड़ें जो है ये पानी, ये साल्ट टॉलरेंट है, एक यूनिक बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, कोस्टल जो रीजन्स में, है कि नहीं। और कार्बन जो स्क्विस्ट्रेशन के लिए जो है ना एक बड़ा ही एम रोल ये जो है परफॉर्म करती है, ठीक है। इस तरह के मैंग्रोव्स होते हैं, ठीक है, इनकी जड़ें जो हैं आधी हवा में ही होती है ओपन, ठीक है, रिस्पायरेशन के लिए, ओके, ठीक है। कुछ की फीचर देखें, पहले तो ये साल्ट टॉलरेंट है, जो क्योंकि अडाप्ट किया हुआ है जो सलाइन कंडीशन है, जो वाटर का, जो रिवर, जो ओशन वाटर का जिसमें नमकीला पानी है, उसको ये टॉलरेट कर पाती है, ठीक है। मैंग्रोव्स के पास स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं और लीव्स होती हैं जो एक्सक्रीट करती हैं और टॉलरेट करती हैं साल्ट को। ये इंटरटाइडल लोकेशन, मतलब इंटरटाइडल जोन बिटवीन लैंड और सी, जहाँ तक जो है जो समुंदर की जो लहरें आ सकती हैं ना, उस जोन में, यहाँ पे ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन है और ये क्या ओशन है, ठीक है, ये टाइड्स यहाँ तक, ये इंटरटाइडल जोन के बीच में जब वो एक्सपीरियंस करते हैं डेली टाइडल इंड्यूशन, इनके पास स्पेशलाइज रूट सिस्टम है, जैसे प्रॉप रूट्स और ये है न्यूमोट्रॉफ्स, ये जो हेल्प करते हैं ऑक्सीजन एक्सचेंज को इन वाटर लॉक्ड सॉइल में और प्रोवाइड करते हैं स्टेबिलिटी, जो मिट्टी में जो पानी वाली एकदम मिट्टी कीचड़ वाली उसमें, अच्छा, स्टिल्ट रूट, और प्रिवेंट करती हैं ये इरोजन प्रिवेंट करती हैं और एंकर करती हैं ट्रीज़ को सॉफ्ट सेडिमेंट्स पे, बिल्कुल एकदम मिट्टी नरम सी होती है ना पानी आके। यहाँ हाई मैंग्रोव जो है ना वो होस्ट करते हैं वाइड रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, जहाँ मैंग्रोव्स होते हैं, इंक्लूडिंग बहुत सारे फिशेस, क्रैब्स, बर्ड्स जो इनवर्टिब्रेट यहाँ रहते हैं, ठीक है। मैंग्रोव जो है वो हाईली एफिशिएंट है, बहुत कैप्चर करते हैं और स्टोर करते हैं कार्बन को, और वाइटल रोल प्ले करते हैं मिटिगेट करने के लिए क्लाइमेट चेंजेस के बहुत सारे इशूज़ को। इंडिया के पास भी सिग्निफिकेंट जो है मैंग्रोव कवर है, और ये हमारे बायोडाइवर्सिटी में बहुत लार्ज नंबर में कंट्रीब्यूट करता है, कोस्ट के प्रोटेक्शन में, लैंडस्लाइड से, इरोजन से, क्लाइमेट रेजिलियंस से, मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कैसे स्टोर करते हैं, कैसे जो वाइटल रोल प्ले करते हैं मेंटेन करने के लिए एक एनवायरनमेंट को,
ठीक है। अगर हम इंडिया के मैंग्रोव कवर को देखें ना, तो इंडिया में जो है एज पर द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के द्वारा 2021 का मैंग्रोव का इंडिया में 4,975 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो 3% ऑफ द 3% टोटल वर्ल्ड का मैंग्रोव एरिया है। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ईस्ट कोस्ट पे 57% और वेस्ट कोस्ट में 23%। ठीक है। अंडोमान निकोबार आइलैंड पे भी 20% मैंग्रोव्स। तो इंडिया का ये इंडिया का जो है एटलस है, मैंग्रोव एटलस अगर हम देखें एज पर 2021। ठीक है। 57% जो है ईस्ट कोस्ट में, 23% वेस्ट कोस्ट और 20% अंडोमान निकोबार में। अगर मेजर मैंग्रोव रीजन देखें ईस्ट कोस्ट में तो सुंदरबन वेस्ट बंगाल जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट है मैंग्रोव का वर्ल्ड में, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, अप्रोक्सीमेटली 2112 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। यहाँ डोमिनेट ट्री क्या है, सुंदरी ट्री है। ठीक है। या नीपा पाम है। यहाँ फोना जो है बंगाल टाइगर है फेमस, सॉल्ट वाटर के क्रोकोडाइल है, गंगेटिक डॉल्फिन्स हैं और बहुत सारी स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, फिश स्पीशीज। ये ईस्ट कोस्ट में, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन। फिर ईस्ट कोस्ट पे जो है भितरकनिका है जो उड़ीसा में, ये सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, 650 स्क्वायर किलोमीटर। यूनिक फीचर क्या है, यहाँ पे साल्ट वाटर क्रोकोडाइल और बहुत सारे माइग्रेटरी स्पीशीज पाए जाते हैं, बर्ड्स जो दूसरी जगह से माइग्रेट करके यहाँ आते हैं सीजन चेंज होने पर। डोमिनेंट स्पीशीज एविकेनिया और राइजोफोरा। गोदावरी और कृष्णा डेल्टा जो डेल्टा है मैंग्रोव्स का आंध्र प्रदेश में, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे भी रिच बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। हब से श्रिम्प कल्टीवेशन का, फिशरी का। ठीक है। फिर क्या है, पीचावरम जो है तमिलनाडु में, ये कावेरी डेल्टाज में है। ये भी एक फेमस टूरिस्ट जो है डेस्टिनेशन है। ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो इंटरकनेक्टेड बाई वाटरवेज। ओके। फिर वेस्ट कोस्ट में अगर हम चलेंगे तो मैंग्रोव्स गुजरात में भी है, ये भी लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है अलोंग वेस्ट कोस्ट। ठीक है। एविसेनिया जो मरीन है, ये डोमिनेट स्पीशीज है मैंग्रोव्स की। ये जो है इंपॉर्टेंस क्या, ये थ्राइव करते हैं हाई सैलिनिटी और एरिड कंडीशंस में। जितना एरिड कंडीशन होगा, जितना सूखा होगा, वहाँ जो है उतनी जो है साल्ट कंटेंट जो है वहाँ के वाटर में ज़्यादा होगा। लेकिन ये जो है इतने ज़्यादा साल्ट कंटेंट में भी जो है थ्राइव करते हैं। और ये भी एक लोकल फिशिंग जो कम्युनिटी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में मैंग्रोव्स हैं, जैसे मुंबई में, रायगढ़, रत्नागिरी में। ये चैलेंज थे थ्रेटन बाय अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। मैंग्रोव गोवा में भी है। ओके। ये सपोर्ट टूरिज्म और फिशरी करते हैं। फिर जो है अंडमान एंड निकोबार में 20% जो इंडिया का मैंग्रोव कवर है वो अंडमान निकोबार में। ये प्रिस्टीन और अनडिस्टर्ब मैंग्रोव है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा अर्बनाइजेशन जहाँ नहीं होती है, जहाँ पॉपुलेशन को ज़्यादा एक्सेस नहीं होता है, तो वहाँ पे जो है क्या है, सेफ रहता है। ये भी क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि ये यूनिक मैरीन और टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ है। यहाँ डुगोंग जो सी काउ है वो मिलती है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, मड स्कीपर से। ठीक है। इसका क्या रोल है, मैंग्रोव का जो है कोस्टल प्रोटेक्शन में क्या रोल है? देखो, ये एक बैरियर की तरह काम करता है जब स्टॉर्म आता है, एक्ट एज एक नेचुरल शील्ड की तरह काम करता है अगेंस्ट साइक्लोन या स्टॉर्म सर्ज, सुनामी के टाइम। और इससे क्या होता है, ये पहला इम्पैक्ट होता है जब कोई सुनामी की लेयर आके टकराती है ना, तो इस फॉरेस्ट से पहले टकराती है। तो ये कोस्टल एरिया को इरोजन से प्रोटेक्ट करता है। वेव एनर्जी डिसिपेशन मतलब रिड्यूस कर देता है, जो एनर्जी, जो ताकत, फोर्स से जिससे वेव आके टकराती है ना, उससे क्या करता है वो, ये मैंग्रोव्स जो है खुद अपने पे ले लेते हैं ना, तो फ्लडिंग को कंट्रोल करता है कोस्टल एरियाज में। बफर है अगेंस्ट सी लेवल राइज, हेल्प करता है अडाप्ट करने के लिए राइज कर सी लेवल जैसे जैसे राइज होता है। ठीक है। और वैसे वैसे ये एक्यूमुलेट करता है, ये सेडिमेंट्स यहाँ एक्यूमुलेट हो जाते हैं। देखो, ये ऐसे कोस्टल एरियाज में जो है, ये अगर ऐसे है तो ये सेडिमेंट्स आके यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं ना। ठीक है। पानी का वाटर राइज होगा और सेडिमेंट्स यहाँ आगे इकट्ठे हो रहे हैं। अगर ये मैंग्रोव्स यहाँ पे नहीं है तो ये सारा समुद्र में चला जाएगा सेडिमेंट्स। तो कोस्टल एलिवेशन को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। मैंग्रोव जो है बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है कि इकोलॉजी की बैलेंस में, बहुत सारी डाइवर्स इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है, बहुत सारी स्पीशीज, प्लांट एंड एनिमल, कोई भी इकोलॉजिकल रोल भी है बाहर। देखो, सर्व करता है क्रिटिकल हैबिटेट वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज के लिए, फिशेज के लिए, क्रैब्स के लिए, मलस्क के लिए, बर्ड्स के लिए। तो ये इंडेंजरिंग बहुत सी रेयर स्पीशीज जैसे बंगाल टाइगर है, या साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, या डुगोंग है, इनको एक इकोसिस्टम, एक हैबिटेट प्रोवाइड करता है इनको रहने के लिए। कोस्टल स्टेबलाइजेशन, मैंने बताया मैंग्रोव की जो रूट्स हैं वो सेडिमेंट्स को टैप करती हैं और प्रिवेंट करती हैं सॉइल इरोजन से, प्रोटेक्ट करती हैं कोस्टल्स को, रिड्यूस करती है इंपैक्ट स्ट्रॉन्ग वेव्स और करंट्स का। न्यूट्रिशन साइकिल, देखो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है न्यूट्रिशन साइकिल का, जो ज़मीन और समुद्र के बीच में होता है। बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करती है, इनरीच करती है।
जो सॉइल कोस्टल वाटर है उसको भी सपोर्ट करती है मैरीन की प्रोडक्टिविटी में, एक्ट करती है एज ए कार्बन सिंक, एक्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है बहुत सारा लार्ज जो अमाउंट है का CO2 वो एटमॉस्फेयर से अपने अंदर स्टोर करके रखती है। इससे जो है हम क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकते हैं, क्योंकि जो है स्टोरिंग कार्बन इन देयर बायोमास एंड सॉइल वाटर क्वालिटी को इंप्रूव करती है, फिल्टर करती है पोल्यूटेंट को पानी से, इंक्लूडिंग जो हैवी मेटल और ऑर्गेनिक वेस्ट है उनको जो है फिल्टर कर लेती है पानी से अपने रूट्स के थ्रू, रिड्यूस करती है यूट्रिफिकेशन और इंप्रूव करती है ओवरऑल कोस्टल। अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी देखें, जो फिशरी ऑफ लिवलीहुड है, सपोर्ट करती है लोकल कम्युनिटीज़ की फिशरी को, प्रोवाइड करती है एक हैबिटेट्स बहुत सारी ब्रीडिंग ग्राउंड इन मरीन स्पीशीज़ के लिए। मैंग्रोव जो है वो एसेंशियल है एक एक्वाकल्चर के लिए, फिशरी के लिए, स्पेशली जो श्रिम्प फार्मिंग है। लकड़ी प्रोवाइड करती है, फायरवुड, तिम्बर, हनी के लिए, मेडिकल प्लांट्स प्रोवाइड करती है। जो बार्क है, जो चमड़ा होता है ना मैंग्रोव के मैंग्रोव स्पीशीज़ का बहुत सारे का, वो यूज़ किया जाता है एज ए टेनन एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रियल टूरिज्म में। ठीक है, अट्रैक्ट करती है, क्या करती है अट्रैक्ट, इको टूरिज्म। लोग आके मैंग्रोव्स को देखते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते, देखने आ जाते हैं, जैसे सुंदरबन में वो वहाँ की स्पीशीज़ को। तो इस तरीके से रोल है क्लाइमेट रेगुलेशन में, मैंने आपको बताया, कार्बन स्क्विस्टेशन का भी बताया मैंने। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को जो है टैकल कर सकती है, स्ट्रॉम्स है, सर्ज है, टाइड्स है, शायद सुनामी है। तो पहला इम्पैक्ट जो है इन पे पड़ता, ताकि रिड्यूस कर देता है उसका इम्पैक्ट। अब मैंग्रोव फॉर फ्यूचर, ये भी एक जो है संस्था, ये एक रीजनल इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया था 2006 में, प्रमोट करने के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि कोस्टल एरियाज़ को फ्यूचर को का ध्यान रखते हुए आने वाली जनरेशन्स का भी किस तरीके से मैंग्रोव्स को जो है हम कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम जो है, देखो ये जो है ना प्रोग्राम इमर्ज हुआ है जब 2004 में इंडियन ओशन सुनामी आई। तो इन्होंने सोचा कि इकोसिस्टम जो है, अगर हम कोस्टल इकोसिस्टम पे ध्यान देंगे, ठीक है, हम अगर जो है तभी हम एक रेजिलियंट जो है इकोसिस्टम बना सकते हैं जो टैकल कर सके ऐसी जो है डिज़ास्टर को। ठीक है, ये मल्टीपल कंट्रीज जो हैं साथ मिलके, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर्स जो है 16 अक्रॉस, देखो IMF वर्क करता है 16 मेंबर कंट्रीज है, प्राइमरी जो साउथ एशियन और साउथ ईस्ट का एशियन कंट्रीज है इंडियन ओशन की, जैसे बांग्लादेश है, कम्बोडिया है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, मालदीव्स, पाकिस्तान, म्यांमार। अच्छा, ये मल्टीपल कंट्रीज जैसे श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम और भी बहुत सारी है। ठीक है, ये जो हैं और भी बहुत सारी एसोसिएट कंट्रीज भी हैं, ये जो है ये फोकस करते हैं कोस्टल इकोसिस्टम पे। देखो फ्यूचर MFF का क्या है, एम्फसाइज करना है मैंग्रोव्स और बाकी कोस्टल हैबिटेट को, जैसे कोरल रीफ्स है, सी ग्रास बेड है, वेटलैंड है, कैसे इन लोगों को प्रोटेक्ट किया जाएगा, कैसे मेंटेन किया जाएगी इकोलॉजी। ठीक है, ओके, कम्युनिटी सेंट्रिक कंजर्वेशन, लोगों को जो लोकल पीपल हैं, जो ग्रास रूट सपोर्ट वो प्रोवाइड करने की, उन लोगों के पास ज़्यादा नॉलेज है। आप 2004 की सुनामी देखो इंडियन ओशन की, जितना इम्पैक्ट जो है एक वेल डेवलप्ड कोस्ट एरिया जो हमारे, जिनको बोलते हैं हम तमिलनाडु और कर्नाटका और जो इंडिया का है मेन लैंड का, उस पर जो है ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। जबकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो थोड़े से जो है इन टेक्नोलॉजी में जो है थोड़े से जो है मतलब प्रिमिटिव है, वहाँ पे कम नुकसान हो, बिकॉज दे हैड द नॉलेज, लोकल नॉलेज थी, वेदर कंडीशंस की उनको पता था। दे न्यू दैट कि सुनामी आ रही है या आ सकती है, दे न्यू द साइन ऑफ नेचर, उन्हें पता था। तो इसलिए जो लोकल कम्युनिटी है ना, इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ के क्लाइमेटिक, वहाँ के वेदर कंडीशंस जो हैं लोकल पीपल से ज़्यादा कोई नहीं जानता। यू मे बी, तुम कितने भी साइंटिफिक एडवांस्ड हो, हम गूगल पे वेदर कंडीशन सर्च करते हैं, कल बारिश होगी नहीं, परसों होगी नहीं, यू विल आस्क सम एल्डरली इन योर लोकेलिटी एंड दे विल लुक एट द वेदर एंड दे विल गेस मोर करेक्टली देन गूगल, because they had the observation, they know their environment very personally, they have a very close, very intimate relationship with their local environment, because they have seen that for years, they have experimented with that. ठीक है, तो लोकल नॉलेज की टेक्नोलॉजी के साथ अगर सिनर्जी के साथ काम होगा, तभी जो है ये चीज़ें हो सकती हैं, तभी प्रोटेक्शन हो सकती है इन हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटीज़ की। रीजनल कॉर्पोरेशन जो है बहुत ज़रूरी है पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए, अक्रॉस कंट्री चाहे करना है। ठीक है, इन्होंने देखो अचीवमेंट क्या है, इन्होंने रिस्टोर किया मैंग्रोव और कोस्टल इकोसिस्टम को, जो अफेक्टेड थी सुनामी अफेक्टेड रीजन से, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंप्लीमेंट की, जो सस्टेनेबल लिवलीहुड प्रोग्राम्स कोस्टल कम्युनिटीज़ के लिए, ताकि आप फिशरी भी करेंगे बट विद द फ्यूचर के आप किसी जो है स्पीशीज़ को हार्म नहीं करना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई थोज स्पीशीज़, अगर वो कैप्चर भी कर लिए दोबारा छोड़ दी जाए, इंडेंजरिंग स्पीशीज़ हो, कोई क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो, तो इस तरीके से enhancing regional collaborations and knowledge exchange on mangrove conservations.
हैं कोरल रीफ्स। ओके, मैंग्रोव्स के बारे में हमने देखा। देखो कोरल रीफ्स ना एक किस्म का इसको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ ओशन भी कहते हैं, ठीक है। ये एक डाइवर्स वो अंडर वाटर इकोसिस्टम है जो बनता है एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप से, ठीक है। दो स्पीशीज से मिलकर एक दूसरे पर जो डिपेंडेंट है। एक कैल्शियम कार्बोनेट के जो जो स्केलेटन्स हैं वो सिक्रेटेड बाय कोरल पॉल्प्स। देखो आप कैसे, ये एक ना एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम है जो ऑफर जो इसको देखो रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं इसी का, ठीक है। ये एक है, ये एक इनक्रेडिबल यहाँ पे ना वेराइटीज ऑफ लाइफस्टाइल है। अगर यहाँ आप देखो ठीक है, और एक एसेंशियल जो है इकोलॉजिकल इकोनॉमिक और कल्चरल बेनिफिट्स भी हैं इसके, वो हम देखेंगे। ये देखो ये कोरल रीफ्स है, ठीक है। ये जो है ओशन सरफेस से थोड़े से नीचे रहते हैं, ठीक है। ओके, इनका एक सिम्बियोटिक, देखो कोरल रीफ्स जो है ना एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। एक स्पीशीज है जो जूसलेंथिया जो है वो एक फोटोसिंथेटिक एक एल्गी है ना, एल्गी जो प्रोवाइड करता है एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब ये दो स्पीशीज जो है आपस में मिलके एक दूसरे को जो है बेनिफिट के लिए एक म्यूचुअलिज्म के बेस पे, ठीक है, एक दूसरे को प्रोवाइड करता है लाइफ, दूसरा इसको प्रोवाइड करता है लाइफ, ठीक है। देखो इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। पहले थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन देख लो। देखो ये ज़्यादातर जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर्स में पाया जाता है, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के लैटिट्यूड में। जो मेजर रीफ्स हैं जैसे पैसिफिक ओशन में, इंडियन ओशन में, कैरिबियन में, रेड सी में और साउथ ईस्ट एशिया में। कोरल ट्राइंगल साउथ ईस्ट एशिया का जो मोस्ट बायोडाइवर्स जो कोरल रीफ एरिया है वर्ल्ड का। या फिर आपने ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बैरियर के बारे में सुना, बैरियर के बारे में सुना होगा, ठीक है। टाइप्स देखो फ्रिंजिंग रिलीफ है, बैरियर रिलीफ है, जैसे ग्रेट इंडियन रीफ है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। ये पैरेलल टू कोस्ट बट सेपरेटेड बाई लेंगून, ये शोर लाइन पे होता है आइलैंड्स के या कंटिनेंट के। मोस्ट कॉमन टाइप है जो लोकेटेड है शैलो वाटर्स में होता है, डीप वाटर्स में नहीं, शैलो वाटर में, जहाँ सनलाइट प्रोवाइड होगा तभी तो फोटोसिंथेसिस करेगा जूसलेंथिया, ठीक है। एटूल्स ये जो रिंग शेप में होते हैं रीफ्स जो इंसर्कल्ड लैंगून एंड फॉर्म्ड बाय द सबमर्ज, कोई वेल्कोनो हुआ आइलैंड है उसको सबमर्ज हो गया तो उसके ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। पैच रीफ है, स्मॉलर आइसोलेटेड रीफ अकरिंग बिटवीन फ्रिंजिंग बैरियर्स, ठीक है। थ्रेट टू कोरल रीफ, देखो क्लाइमेट चेंज जो है, कोरल ब्लीचिंग हो रही है जो काज जो सी वाटर का टेम्परेचर राइज हो रहा है ना, तो ये बड़ा ही सेंसिटिव होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव, फ्रेश वाटर से रिलेटेड सेंसिटिव। अगर फ्रेश वाटर का ज़्यादा इन्फ्लक्स होगा तो भी खराब हो जाएगा, तो ठीक है, लीडिंग टू एक्सपल्जन ऑफ जो है जूसलेंथिया। अच्छा, ओशन एसिडिफिकेशन से जो है वीकेंड कोरल रीफ, कोरल स्केलेटन्स जो है ना वो क्या हो जाते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की अवेलेबिलिटी को, ठीक है। पोल्यूशन की वजह से एग्रीकल्चर का जो रन ऑफ हुआ है, ठीक है, एग्रीकल्चर जो न्यूट्रिशंस और पानी की जो होता है ना, फर्टिलाइजर्स या प्लास्टिक वेस्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है, वो भी कंट्रीब्यूट करता है वाटर के डिग्रेडेशन में, और इन टर्न उसका इम्पैक्ट जो कोरल रीफ्स पे पड़ता है। ओवर फिशिंग, ज़्यादा फिशिंग से डिसरप्ट हो जाती है इकोलॉजिकल बैलेंस और डैमेज कर देती है रीफ के हैबिटेट को, है। फिर डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस जैसे ब्लास्ट फिशिंग या सैनाइड फिशिंग, ये अनरेगुलेटेड टूरिज्म, ये भी हार्म करता है, ठीक है, ठीक है। देखो कोरल जो है ना या इन्वेजिव स्पीशीज से भी होता है। कोरल ब्लीचिंग के बारे में समझते हैं, मैं पहले तुम लोगों को एक छोटा सा यहाँ समझाता हूँ। देखो कैसे ये बनते हैं। देखो कोरल रीफ्स जो है ना, एक कोरल का लार्वा पैदा होता है ना, एक लार्विया जो है कोरल का, वो अटैच होता है किससे, अटैच टू एक हार्ड सरफेस है, समझ लो यहाँ कोई सबमर्ज्ड जो है आइलैंड है, ठीक है, या फिर ये कोस्ट लाइन है, यहाँ पे जो है ये जब ये जो कोस्ट है ये इसका जो है शेल्फ है, ओशन शेल्फ, यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है। अब कहीं तो चाहिए ना, फ्लोट थोड़ा करेगा, ठीक है। अलोंग द एज ऑफ कोई कॉन्टिनेंट या आइलैंड के एज है या कोई सबमर्ज्ड आइलैंड है, उसके ऊपर रीफ है, पानी ऊपर है, ये पानी और ये तो पानी की लेयर पे, ठीक है। या फिर ये ओशन है, ये सबमर्ज्ड है, यहाँ से ये ग्रो कर करके ओवर द टाइम जो ओशन की सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, इस तरीके से होता है। इंडियन ओशन में भी जो है जैसे वो अंडमान निकोबार में या गल्फ ऑफ मन्नार, कच्छ में, पल्क स्ट्रेट में या फिर लक्षद्वीप आइलैंड पे है, इस तरीके से ये होता है, ठीक है। कभी कभी ये देखो ऐसे ऐसे रिंग होती है, ये कोरल से पूरे है ना, ये नीचे आइलैंड था, इस आइलैंड के ऊपर ये हुआ है जो सबमर्ज्ड आइलैंड है उस पर भी होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज में होते हैं, ठीक है, ओके। तो मैं आपको ये समझा रहा था एक छोटी सी चीज़, ठीक है। कोस्टल डेवलपमेंट, कोरल ब्लीचिंग एक कंसेप्ट है। देखो कोरल ब्लीचिंग जो है ना ये एक फिनोमिना है जहाँ कोरल्स जो है ना वो अपना कलर जो इनका मैंने आपको बताया ना डिफरेंट डिफरेंट ग्रीन ब्लू रेड कलर के होते हैं ना, ये अपना कलर जो है इनका लॉस कर देते हैं। हाउ डू दे लूज द ये वाइब्रेंट कलर को कैसे क्यों लूज करते हैं, देखो वाइट कलर के हो जाते हैं
ये अकर करता है जब कोरल जो है ना, ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप से जो है एल्गे जो जूसलैंथिया है जो लिव होता है इनके टिश्यूज़ पे रहता है, ये है ना, उन पे जब इन्वायरमेंटल स्ट्रेस पड़ता है, वेरियस रीज़न जो मैंने ऊपर बताए हैं, ओशन एसिडिफिकेशंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कारण, है ना, तो ये जो है उस टाइम पे तो ये एल्गेज जो हैं ये प्रोवाइड करते हैं कोरल को विद एनर्जी जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो ज़रूरी होती है और रिस्पॉन्सिबल होती है इसके कलर्स के लिए। और इनके बिना जो कोरल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और डिजीज़ और डेथ के जो है करीब आ जाते हैं। तो इसको जो है ये कोरल ब्लीचिंग है, ठीक है। जब कोरल्स जो हैं वो अपना कलर लूज कर देते हैं, ये अकर कब करता है, जब कोरल जो है एक अपना सिम्बियोटिक रिलेशनशिप एल्गे से छोड़ देते हैं जो इनके टिश्यू पे इनके ऊपर रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ। जब ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जूसलैंथिया के साथ छोड़ देते हैं, जो एल्गे होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, ये टेम्परेचर स्ट्रेस से भी होता है। जब सी का सरफेस जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, ग्लोबल वार्मिंग इसका प्राइमरी कॉज है, ठीक है, इससे भी जो है प्राइमरी कॉज है कोरल ब्लीचिंग का। या राइज हुआ टेम्परेचर 102 डिग्री अबोव हो जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर रेंज से, तो ये भी ब्लीचिंग ट्रिगर कर सकता है। ओशन एसिडिफिकेशन, जब CO2 जो है जो इंक्रीज हो जाता है एब्जॉर्प्शन, CO2 जो है इंक्रीज, ज़्यादा CO2 ओशन जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और इससे क्या हो जाता है, कार्बोनेट आइंस जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। और जो क्या करता है, जो कोरल का स्केलेटन है ना, उसको कमज़ोर कर देता है, उस पर स्ट्रेस डालता है तो टूट जाता है, ठीक है। सोलर रेडिएशन देखो, इंटेंस सनलाइट होगी स्पेशली ड्यूरिंग काम और क्लीन वेदर में, ये भी इंक्रीज करता है हीट जो है कोरल्स पे। अब कोरल पे गर्मी स्ट्रेस पड़ेगा, हीट पड़ेगा तो भी तो नुकसान ही होगा ना। पोल्यूशन की वजह से, मैंने आपको बताया था, रन ऑफ, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज या एग्रीकल्चर रन ऑफ है, इससे क्या है, बहुत सारे टॉक्सिन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं। किस में टॉक्सिन्स इंक्रीज होते हैं, वाटर में हुए ना टॉक्सिन्स इंक्रीज। इससे क्या होगा, एक्सेस न्यूट्रिशन या सेडिमेंट की वजह से, या फ्रेश वाटर, देखो एक्सपोजर टू फ्रेश वाटर, हैवी रेनफॉल होगी या फ्लड होगी, ये भी डाइल्यूट करता है सी वाटर को। जब सी वाटर के साथ ये जो है इंक्रीज होता है, सी वाटर में जो फ्रेश वाटर का जब इन्फ्लक्स होगा किसी ऑस्ट्री किसी रिवर की वजह से, तो लो सैलिनिटी लेवल हो जाएगा, ये भी स्ट्रेस डालता है कोरल्स पे, क्योंकि कोरल्स तो एट द लास्ट एक सोल्ट वाटर है ना, ये टॉलरेट नहीं कर सकते एक्सेस फ्रेश वाटर्स को। या ओवर फिशिंग और इकोसिस्टम इम्बैलेंस, जब बहुत सारी की स्पीशीज़ जो है जो को रिमूव की जाता है पानी से, तो वो भी जो है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस करता है, डिसरप्ट कर देता है इकोलॉजिकल बैलेंस को। बहुत सारे जो कोरल्स हैं बहुत सारी टाइप्स के, वो भी इससे वल्नरेबल है ह्यूमन एक्टिविटी से भी। देखो कोस्ट लाइन पे डेवलपमेंट होगी, ड्रेजिंग होगी, या एंकर से जो है शिप्स के जो है वो एंकर्स होते हैं ना, वो फिजिकली भी जो है इनको डैमेज हो सकता है ना, हार्म कर सकता है बहुत सारी कोरल रीफ्स को, मेकिंग द मोर ससेप्टेबल टू ब्लीचिंग डिजीज़, जो ये भी कोरल को कमज़ोर कर देते हैं, प्रोन टू इन्फेक्शन जो लीड टू ब्लीचिंग, है कि नहीं। तो मल्टीपल कॉज है इसकी ब्लीचिंग एक कंसेप्ट आप समझ लेना, लॉस ऑफ कलर, ठीक है, टर्न्स इनटू वाइट, ग्रीन, रेड, ब्लू कलर के जो कोरल्स होते हैं उनको जो है ब्लू कलर में जो है जब कन्वर्ट, वाइट कलर में जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक संस्था है सेप्टकोर, स्टेपकोर, ठीक है, STAPCOR, एक इंटरनेशनल कोरल रीफ कॉन्फ्रेंस है ये, ठीक है। ये जो है स्टेटस ऑफ कोरल रीफ, ये ग्लोबल इनिशिएटिव है, क्या है, ग्लोबल इनिशिएटिव है एंड कॉन्फ्रेंस है जो एम किया जाता है एड्रेस करने के लिए चैलेंजेस जो फेस किए जाते हैं कोरल रीफ्स के द्वारा, और उनकी कंजर्वेशन के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये प्रमोट किया जाता है, ठीक है। किस तरीके से किया जाएगी, ये फोकस करता है, कैसे असेस करता है स्टेटस क्या है कोरल रीफ्स का पूरी दुनिया में, नॉलेज शेयर करता है किस तरीके से, और सोल्यूशन बताता है किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्या कैसी कंजर्वेशन एफर्ट्स होनी चाहिए, फोस्टर करते हैं। ये इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर कोरल रीफ्स के लिए फंडिंग करते हैं, इनका काम ये है। अब स्टेपकोर जो इंडिया में है, इंडिया में 2018 में कॉन्फ्रेंस हुई थी लक्षद्वीप आइलैंड पे, इन्होंने हाईलाइट किया था कि नेशन का कमिट, हमारे नेशन ने, कि क्या क्या हमारे हैं कोरल रीफ का जो कंजर्वेशन है उसके रिलेटेड। ये कन्फर्म फोकस किया था कैसे असेस करना है कि कोरल रीफ स्टेटस इंडिया में क्या है और ग्लोबली क्या है, कितना एरिया उसके अंडर है, किस टाइप का है, कैसी है हेल्थ कंडीशन है, एड्रेस करने थ्रेट जैसे ब्लीचिंग है, ओवर फिशरी है, पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, कैसे रिस्टोरिंग एफर्ट्स इंक्लूडिंग जो कोरल गार्डनिंग है या रीफ का रिहेबिलिटेशन है वो कैसे किया जाएगा, ओके। फिर कोस्टल इकोसिस्टम, हमने जो है ये कोरल रीफ्स के बारे में अब कोस्टल इकोसिस्टम के बारे में एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं। देखो कोस्टल इकोसिस्टम एक डायनामिक एनवायरनमेंट है, ये क्या है, लैंड और सी के जो है दरमियान होता है, जहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ हैबिटेट होती हैं, जैसे एस्ट्रीज, मैंग्रूव्स, कोस्टल कोरल रीफ्स,
सी ग्रास बेड, साल्ट मार्शेस, सैंडी ब्रीचेस, ये इकोसिस्टम जो है ना अमॉन्ग द मोस्ट प्रोडक्टिव ऑन अर्थ है, जो प्रोवाइड करता है कुछ असेंशियल इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स। समझे? कोस्टल इसमें कोस्टल इकोसिस्टम आप देखोगे ना, आप कोस्ट वेरियस देखोगे आप, जो समुंदर और इसके बीच में होता है, यहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ बहुत सारे जो एनिमल्स का ब्रीडिंग ग्राउंड है वो पानी से निकल के आते हैं यहाँ पे, जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ अपनी करते हैं, ले एग्स जो भी करते हैं, फर्टिलाइज देम, फिर वो वापस पानी में चले जाते हैं। तो कोस्ट बहुत असेंशियल है, चाहे वो फिशरी के परस्पेक्टिव से हो, चाहे वो इकोनॉमी के सोशल इम्पैक्ट हो, टूरिज़्म हो, लोग कोस्ट पे जाके रहते हैं। आप मुंबई में देखो बहुत सारी कोस्ट हैं, या फिर और गुजरात में देखो, या फिर ये पोर्ट्स के लिए बहुत असेंशियल है। तो कोस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। इसके लिए बहुत सारी प्लानिंग, जैसे जो कोस्ट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग सिस्टम है, ये एक इनिशिएटिव इंडिया के द्वारा लिया गया कि कैसे मैनेज और मेंटेन करना है एक हेल्दी कोस्टल इकोसिस्टम। ये पार्ट है एक ब्रॉडर स्ट्रेटजी का कि किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा हमारी कोस्ट का, कैसे कंजर्व किया जाएगा कंट्री की कोस्ट और मैरीन रिसोर्सेज को, ठीक है। देखो जो कोमैप्स है जो ये ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंदर, MOEFCC के अंदर, ठीक है। ये कोलैबोरेट करता है रिसर्च इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़ और कोस्टल मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ किस तरीके से काम करना है, ठीक है, ओके। फिर जो है इंडिया अडॉप्टेड ICZM, इंडियन कोस्टल जो जोन मैनेजमेंट जोन है, फॉलोइंग द जो 8 समिट हुई थी 1992 में जो हुई थी, इंडियन कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी। अब ये इस्टेब्लिश की गई थी इम्प्लीमेंट करने के लिए वेरियस कोस्टल रेगुलेशन जोन्स, जैसे CRZ 1, 2, 3 है ना, इस तरीके की नोटिफिकेशन। ICZ जो है ना, ICZM जो है वो प्रोजेक्ट वो लॉन्च किया गया था स्टेट्स में सच एज गुजरात में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, और ये सपोर्टेड किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। याद रखना, जो नेशनल कोस्टल मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो ICZM है, इंडियन कोस्टल जोन जो मैनेजमेंट है वो अथॉरिटी, ये किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्टेड है। ICZM के वे प्लान्स क्या है? कंजर्वेशन पहला प्लान है कि कंजर्व किया जाएगा इकोसिस्टम को, जैसे मैंग्रोव को, या फिर कोरल रीफ्स को, या फिर सी ग्रासेस को, ठीक है। लिवलीहुड डेवलपमेंट को, प्रमोटिंग सस्टेनेबल लिवलीहुड फॉर कोस्टल इकोसिस्टम। रिस्क डिजास्टर जो आने का हो, उसको रिस्क को कैसे, डिजास्टर की रिस्क को कैसे कम किया जाएगा। इन्हेंसिंग जो कोस्टल इरोजन पे बहुत सारा कोस्ट इरोज हो रहा है साइक्लोन, सुनामी की वजह से, पोल्यूशन को कैसे, बहुत सारी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक के जो वेस्ट हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा कोस्ट एरियाज़ में, जो वेरी सेंसिटिव जोन है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के साथ, और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडी के साथ, इनको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, वेरियस प्लान ड्रॉ करने के लिए, ओके। फिर जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। देखो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है ना, एक प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल इको लेवल अवार्ड है, एक अवार्ड है, सर्टिफिकेट, ठीक है। ये बीचेस, मरीन और सस्टेनेबल जो बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। ये जो है ये एम किया जाता है प्रमोट करने के लिए कि रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन कोस्टल और मरीन इकोसिस्टम का। ब्लू फ्लैग प्रोग्राम जो है ना वो मैनेज किया जाता है फाउंडेशन किसके द्वारा? फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, FEE के द्वारा मैनेज किया जाता है। याद रखना, और किसी के द्वारा नहीं किया जाता। ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कहाँ है? बेस्ड कहाँ है? डेनमार्क में है। ये जो है ये सर्टिफिकेशन ग्रांट की जाती है कोस्टल डेस्टिनेशंस के लिए, एक स्ट्रिक्ट सेट ऑफ इन्वायरमेंटल सेफ्टी और मैनेजमेंट के लिए। सर्टिफिकेट जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की, वो क्वालिफाई करने, टू बी क्वालिफाइड फॉर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, जो बीचेस या मरीन्स या फिर जो बोटिंग ऑपरेटर्स हैं उनको 33 कैटेगरीज को फॉलो करने पड़ेंगे, समझे। ये कैटेगरीज जो है 4 मेन एरियाज़ की, जैसे इन्वायरमेंट और एजुकेशन रिलेटेड, डिसिप्लिन, देखो डिस्प्लेइंग एजुकेशनल मटेरियल ऑन एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस ऑफ द एरिया, प्रमोट करना इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, पब्लिक को इंगेज करना इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स में इन एरियाज़ में। वाटर क्वालिटी इंश्योर करना है कि हाई वाटर क्वालिटी, एक रेगुलर टेस्टिंग मॉनिटरिंग करना है कि नेशनल और इंटरनेशनल वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ ये बराबर में मीट करती है कि नहीं। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वाटर क्वालिटी की वहाँ के लोकल को। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, सेफ्टी एंड सर्विस प्रोवाइड करनी है, अप्रोप्रिएट सेफ्टी मेजर्स इंक्लूडिंग लाइफ गार्ड्स, फर्स्ट एड, एक्सेस फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़ इन कोस्ट एरियाज़ में, उनको ये जो सर्टिफिकेट मिलती है, ठीक है। समझे कि नहीं?
जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, समझे। ये जो है हेल्प करती है, उनको बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं, फिर टूरिज्म के लिए अट्रैक्ट होता है, जिसको ब्लू सर्टिफिकेट मिलेगी, लोग भी बोलेंगे यहाँ पे अगर इतनी अच्छी चीज़ें हैं, इनको इतनी अच्छी सर्टिफिकेट मिल रही है, तो वहाँ का टूरिज्म इंक्रीज़ होगा, वहाँ का इकोनॉमी इंक्रीज़ होगी, सोशो इकोनॉमिक का इम्पैक्ट होगा, कल्चरल इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, एक हम छोटे छोटे मिसलेनियस टॉपिक पढ़ते हैं। एक गंगा एक्शन प्लान, ये लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 1986 में। कब? 1986 में। इसका प्राइमरी गोल क्या था? क्लीनिंग एंड रिजनरेटिंग ऑफ गंगा। जो गंगा है, रिवर गंगा, उसको, ये एक मोस्ट सीक्रेट और इम्पोर्टेंट वाटर बॉडी है इंडिया की, रिवर गंगा, ये तो हम सबको पता है, ठीक है। और एक कल्चरल और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है, बहुत सारे लोगों के लिए ये जो है सोर्स ऑफ इकोनॉमी भी है, टूरिज्म के लिए है, हर चीज़। इट्स अ लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, जो लॉन्गेस्ट रिवर है, बहुत सारे इसके सिग्निफिकेंस है लोगों की लाइफ पे, ठीक है। पीपल फाइंड इट सीक्रेट। तो ये सीरियस इसमें प्रॉब्लम है पोल्यूशन की, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है, अनट्रीटेड सीवेज है, सॉलिड वेस्ट में डंपिंग है, जो है जीएपी है, गंगा एक्शन प्लान जो है, वो एम है रिड्यूस करना है कैसे पोल्यूशन, और इस रिवर की जो हेल्थ है उसको दोबारा हम कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। 2 फेज़ में चला। फेज़ 1 में जब 1986 से 2000 में जो फोकस किया गया क्लीनिंग द रिवर मेजर सिटीज़ के अराउंड, रिवर को क्लीन करना, जैसे वाराणसी है या कानपुर है या इलाहाबाद है, कोलकाता है। इसका गोल था कि हमने इंस्टॉल करने कुछ सेवेज जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है, ताकि क्रिएट किया जाएगा जो वाटर डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, और इम्प्रूव किया जाएगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ताकि जो सॉलिड वेस्ट है वो डायरेक्ट रिवर में ना जाए, उसको पहले ही हमने ट्रीट करना है। 30 जो है प्रोजेक्ट इनिशिएट किए फर्स्ट फेज़ में, लेकिन प्लान ने बहुत सारे सीवियर चैलेंजेस पे थे, सच एज फंडिंग प्रॉपर नहीं हुई थी, पूर इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कोऑर्डिनेशन जो है डिफरेंट एजेंसीज में, सेंटर और स्टेट में, या वेरियस जो सिटीज़ के सब म्यूनसिपैलिटीज़ थे, कोई क्लियर कोऑर्डिनेशन नहीं था, ठीक है। फिर आया फेज़ सेकंड, 2000 से 2014 में फेज़ सेकंड में जो है इसके स्ट्रेंथन किया गया कि ये इनिशिएटिव को जो है स्टार्टेड इन फेज़ 1, जो फेज़ 1 में काम हो रहे थे उनको हमने और फर्दर इंप्रूव करना है, जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको और इंप्रूव करना है, ठीक है। तो जो डायरेक्ट वेस्ट ना ताकि रिवर में जाए, एडिशनल फंड एलोकेट किए गए कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और जो है ट्रीटमेंट प्लांट्स को, ठीक है, इंप्रूव करने की कोशिश की जो है एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इस फेज़ ने भी जो है फोकस जो है वो एस्टेब्लिश करने में फोकस डाला कि एक रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट जो रिस्पॉन्सिबल होगा, जो मॉनिटर करेगा, इवेलुएट करेगा प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो ये था जो है गंगा एक्शन प्लान, ओके। फिर आता है नमामि गंगा प्रोग्राम। ये भी एक एम्बिशियस इनिशिएटिव था जो लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2014 में, विद द चेंज ऑफ रेजिम, ठीक है, विद द चेंज ऑफ प्लान। तो रिजेनुएट और कंजर्व करना है गंगा को, वही किसी बड़ी बात, लेकिन इसका एम था कि एड्रेस करना जो वही सीवियर पोल्यूशन को, वही डिग्रेडेशन, वही इकोलॉजिकल बैलेंस को, जो सालों से जो है हम लोग कचरा कर रहे थे रिवर में, जो इंडस्ट्री का गंद डाल रहे थे बिना उसको ट्रीट किए रेगुलरली, वो और कंटामिनेट कर रहे थे, डंप कर रहे थे रिवर्स में, इसी को इम्प्रूव करना था। अब क्या हुआ, ये प्रोग्राम जो है वो, दिस प्रोग्राम इज ए इंटीग्रेटेड अप्रोच, और एक होलिस्टिक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की गई कि कैसे इस रिवर की हेल्थ को हम बचा सकते हैं, कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर जनरेशन को, इस रिवर के लिए, इस रिवर को फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो नमामि गंगा प्रोग्राम जो है ना, इसने एक स्ट्रेटजी बनाई कॉम्प्रिहेंसिवली कि हम इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन को भी कंट्रोल करेंगे और रिवर के इकोसिस्टम को भी कंजर्व करेंगे, ठीक है। ये एक इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ कमिटमेंट टू सस्टेनेबल, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो यूएन का गोल है और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का है उसके साथ कैसे चलें, ठीक है। इसके की ऑब्जेक्टिव क्या थे, देखो, पोल्यूशन कंट्रोल, एक तो पोल्यूशन कंट्रोल और वेस्ट ट्रीटमेंट, वही सीवेज प्लांट, ट्रीटमेंट प्लांट्स अलोंग द रिवर टू ट्रीट डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट, है ना, रिड्यूस करेंगे अनट्रीटेड सीवेज, वही एफिशिएंट मैनेजमेंट करेंगे इंडस्ट्रियल, वही किसी बड़ी बात है ना, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करेंगे और क्लीनिंग करेंगे, ठीक है। मतलब डेवलपमेंट एंड मेंटेनिंग द घाट जो है, रिवर फ्रंट्स हैं, जो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको इंप्रूव करेंगे, ठीक है, इंश्योर करेंगे कि क्लीननेस और एक ऑर्डरली जो है वेस्ट जितना भी है उसको मैनेज किया जाए, जो रिवर बैंक्स पे होगा, ठीक है, उसको डायरेक्ट पानी में ना दिया जाए, जो सॉलिड वेस्ट होता है, जो 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 मेटल्स हैं,
जो बाकी प्लास्टिक है उसको हम कैसे जो है ट्रीट करेंगे, कैसे डायरेक्ट नहीं पानी में डालेंगे। एफोरेस्टेशन और सॉइल कंजर्वेशन, जो एफोरेस्टेशन जो प्रोग्राम्स हैं कि रिवर के जो किनारे हैं वहाँ पे जो है सॉइल इरोजन को कम करने के लिए वहाँ प्लांट्स लगाए जाएंगे, वाटर रिटेंशन होगा, इंप्रूव होगी वहाँ की बायोडाइवर्सिटी। प्रमोट किया गया रीफोरेस्टेशन, जो रिपेरियन जोन्स हैं, ताकि नेचुरल इकोलॉजी को जो है इंप्रूव किया जाए, सेडिमेंटेशन को रिड्यूस किया जाए रिवर में। बायोडाइवर्सिटी कंसर्न्स, देखो कंजर्वेशन, इक्वेटिक लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, इंडेंजरिंग जो गंगा की रिवर डॉल्फिन्स हैं और बाकी जो स्पीशीज जो डिपेंडेंट है इस रिवर इकोसिस्टम में, उनको भी प्रोटेक्ट करना है ना। पब्लिक को अवेयरनेस देना है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को, एनजीओज को, वेरियस जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं वो डालनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस हमें लोगों को बतानी है कि गंगा को क्यों क्लीन रखना है, लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करना है, पब्लिक की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ठीक है। कैंपेन लगाई गई, वॉलेंटियर प्रोग्राम, इनिशिएटिव जैसे गंगा स्वच्छता यात्रा, रेगुलेशन है, देखो इन्फोर्सिंग लॉ एंड रेगुलेशन ऑफ रिलेटेड टू पॉपुलेशन कंट्रोल, वाटर डिस्पोजल, ये सारी चीज़ें जो है इसमें लाई गई, ठीक है। इसमें एक लास्ट आता है क्लीन गंगा फंड, ये लॉन्च की, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है 2014 में ही लॉन्च किया था, नमामि गंगा के प्रोग्राम के साथ ही पार्ट। इसका प्राइमरी एम क्या था, फंड रेज करनी है, पैसा, फाइनेंशियल रिसोर्स, जिससे जो है क्लीन किया जाएगा, रीजेनोवेट किया जाएगा जो है गंगा रिवर को। ये इनिशिएटिव जो है वो कंट्रीब्यूशन वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग सिटीजन्स, बिजनेस, इंडस्ट्रीज और बाकी एंटिटीज़ के साथ मिलके जो सपोर्ट करेंगे इस मिशन को क्लीन करने के लिए और गंगा को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए इस रिवर को, ठीक है। एनआरआई फंड भी है, जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंकरेज किया कि कंट्रीब्यूशन जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, जो इंडियंस बाहर जाके रहते हैं या जो इंडियन ओरिजिन के लोग अब्रॉड में रहते हैं, कि वो भी जो है इस गंगा की जो है रीजनरेशन और सफाई में जो है योगदान दे सकते हैं, ठीक है। जो इंडियन डायस्पोरा जो बाहर रहता है ना, इंपॉर्टेंट मिशन रिस्टोर करना हमें हेल्थ गंगा, तो ये एक सेट की गई, ये भी एक नमामि गंगा का एक एक्सटेंसिव पार्ट है, ठीक है, ताकि बाहर के लोगों को भी ये अपॉर्चुनिटी दी जाए जो इंडियन ओरिजिन के हैं, कि वो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एफर्ट्स में और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ जो वर्ल्ड का मोस्ट रिवर्ड रिवर है, ठीक है। तो ये कुछ जो है ये था, ठीक है। ये इक्वेटिक इकोसिस्टम में जो जो चीज़ें आती थी हमने, जिसमें जो है मैंग्रोव्स पढ़े, ठीक है, हमने जो है कोरल रीफ्स पढ़े, ठीक है, हमने कुछ कोस्टल इकोसिस्टम के बारे में जानने की कोशिश की, फिर जो है हमने गंगा के बारे में, किस तरह से नमामि गंगा, गंगा रीजनरेशन प्रोग्राम्स, वेरियस फंड्स, तो ये जो है हमने एक आज ओवरव्यू ले लिया। पिछला चैप्टर भी और ये चैप्टर मिला के हम लोग जो है इक्वेटिक इकोसिस्टम जो है ऑलमोस्ट जो है फिनिश हो जाता है, ठीक है, ओके। कुछ जो टॉपिक्स मिसलेनियस टॉपिक्स रहते हैं वो हम लोग लास्ट में जाके अलग से अपने से करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। वो नेक्स्ट चैप्टर आई थिंक अबाउट पोल्यूशन के बारे में होगा, ओके। हम लोग वेरियस पोल्यूशंस के बारे में, उसके सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड, नॉइस, एवरीथिंग, ओके। और बाकी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। तब तक ठीक है, गुड बाय।